बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमने 9 एपिसोड पढ़ लिए थे और आज 10वें एपिसोड की बात करेंगे। जो लास्ट एपिसोड अगर आपको याद हो तो हमने रिजिड रोटेटर मॉडल और नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल, इसके लिए हमने सिलेक्शन रूल निकाला था और सिलेक्शन रूल के बाद हमने एब्जॉर्प्शन बैंड में स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ कितनी डिस्टेंस में मिलेंगी या एब्जॉर्प्शन बैंड का निर्माण कैसे होगा वो हमने सीखा था। इसके बाद आज हम बात करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आपको याद होगा तो हम इसी चैप्टर में हम सभी ने एक क्लास पढ़ी थी जो था ओरिजिन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा या बैंड स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति। वहाँ याद हो आपको तो हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं और एक वाइब्रेशन लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। और यह भी हमने कहा था कि जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाएगी तो उसका रोटेशनल लेवल के साथ साथ वाइब्रेशन लेवल भी चेंज हो जाता है। यह बात आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो कि रोटेशनल लेवल तो चेंज हो गई होंगे, उसके साथ साथ वाइब्रेशनल लेवल भी चेंज होगा, या उसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब वाइब्रेशनल लेवल चेंज होगा तो उसके साथ साथ रोटेशनल लेवल भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एक वाइब्रेशन लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। तो जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाती है तो उसके रोटेशनल के साथ साथ वाइब्रेशनल लेवल भी घूर्णन के साथ साथ कंपन ऊर्जा स्तर भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसी कारण से इसको हम रोटेशनल वाइब्रेशनल या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के रेडिएशन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह है इंफ्रारेड रीजन की या आईआर रीजन की। इसी कारण से इसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। हमें एब्जॉर्प्शन बैंड इसमें इंफ्रारेड रीजन में या अवरक्त क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ तक की बात हमने ओरिजिन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा में कर ली थी। अब हम बात करते हैं आईआर स्पेक्ट्रम की। आईआर स्पेक्ट्रम में जो मुख्यतः आईआर रीजन है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक कहला देखो, जैसे मान लो यहाँ पर ये विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन या दृश्य क्षेत्र, और ये आईआर रीजन है। तो आईआर रीजन को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ये वाला पार्ट कहलाएगा नियर आईआर रीजन, ये वाला कहलाता है आईआर रीजन, और ये कहलाता है फार आईआर रीजन। निकट अवरक्त क्षेत्र और सुदूर अवरक्त क्षेत्र। इस पूरा आईआर रीजन को हमने 3 भागों में बांट लिया। इसको नियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम केवल विजुअल रीजन देख पाते हैं, हम केवल दृश्य क्षेत्र देख पाते हैं, और दृश्य क्षेत्र के पास वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, नियर आईआर, फिर आईआर और फिर ये फार आईआर। अब आगे की बात समझो। ये जो 3 भागों में लिख रहे हैं यहाँ पर, नियर आईआर, इसके बाद में आईआर और उसके बाद ये फार आईआर, ये हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। तो इसके लिए जो लैम्डा की वैल्यू है वो है 0.8 मिली माइक्रोन से यहाँ पर 2.5 मिली माइक्रोन तक। उसके बाद ये इसकी वैल्यू है 2.5 से लेकर, और ये होता है 15 मिली माइक्रोन, और ये है 15 से लेकर 200 मिली माइक्रोन। ये लैम्डा की वैल्यू है। ये किसकी है, वेवलेंथ की या फिर लैम्डा की वैल्यू है। और हमें निकालनी किसकी, क्योंकि वेव नंबर की, यहाँ में न्यू बार या फिर वेव नंबर की वैल्यू निकालनी है। वेव नंबर आप जानते हो, तो हमने पहले भी ये कहा था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें एब्जॉर्प्शन बैंड को हम वेव नंबर के रूप में देते हैं या तरंग संख्या के रूप में देते हैं। और तरंग संख्या में और वेवलेंथ में, यानी कि जो वेव नंबर है वेवलेंथ है, इनमें क्या रिलेशन है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। न्यू बार बराबर 1/λ। यहाँ तक बात हम पहले कर चुके थे। तो मान लीजिए 0.8 है, तो यहाँ कहा जाएगा 1/0.8। सेंटीमीटर इनवर्स में मिली माइक्रोन से 10⁻⁶ होता है, लेकिन सेंटीमीटर में तो 10⁴ आ जाएगा। तो यहाँ -4 आया, ऊपर अगर 10⁴ हो गया तो यहाँ आ जाएगा ये इस तरह से 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इसका डिवाइड करो, तो 0.8 को से डिवाइड करोगे तो ये आएगी वैल्यू 12,500। बात समझने की कोशिश करो। 0.8 को 10,000 को जब 0.8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12,500। इसी तरह से यहाँ पर जब 10,000 1 2 3 4 इसको डिवाइड करें 2.5 से, क्योंकि यहाँ पर ये 2.5 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 4,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो नियर आईआर रीजन होता है वो होता है 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का।
ये होता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर और आएगा ये 666 सेंटीमीटर इनवर्स। ये 66 कैसे आया कि जब हमने क्या किया यहाँ पर इस 10,000 को इसको हमने 15 से डिवाइड किया, ये 15 यहाँ लिखा हुआ है तो ये आ गया 666 सेंटीमीटर इनवर्स। और तीसरा वाला जो रीजन होता है वो होता है 666 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इस तरह का ये रीजन है। तो आपसे कोई पूछे नियर आईआर रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है तो हम कहेंगे 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, आईआर रीजन 4,000 से 66 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो फार आईआर रीजन होता है वो 66 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है। तो अधिकतर जो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं जितने भी कंपाउंड्स में अधिकतर एब्जॉर्प्शन बैंड 4,000 से लेकर 666 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में मिलते हैं। अधिकांश एब्जॉर्प्शन बैंड जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम लेते हैं वो 4,000 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स तक का आता है। अब हम बात करेंगे इसके आगे इसके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसकी बात करते हैं। आपको याद है जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का स्कीमेटिक डायग्राम हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था सबसे पहले एक रेडिएंट सोर्स होता है, उसके बाद फिर हमने कहा था रेडिएंट सोर्स के बाद में सैंपल सेल के बाद में मोनोक्रोमेटर के बाद में डिटेक्टर, और डिटेक्टर के बाद में लास्ट में होता है रिकॉर्डर, और डिटेक्टर या एनालाइजर उसको फिर कहते हैं रिकॉर्डर। अब जरा बात को समझने की कोशिश करो। ये जो पहले हमने कहा कि सैंपल सेल से पहले जो भी रेडिएंट सोर्स है, रेडिएंट सोर्स, ये जो रेडिएंट सोर्स है ये इसमें बना होता है ग्लोबर अथवा नेस्ट ग्लोबर। अब ये क्या होता है, ये जो ग्लोबर है ये होता है एक सिंपल किसी भी मेटल की रॉड और उस पर सिल्वर का कोटिंग होती है, सिल्वर की कोटिंग होगी। ये क्या है, ये भी नेस्ट ग्लोबर मेटल की रॉड से जिस पर किसकी कोटिंग हो रही है, ये कितनी बड़ी रॉड है, लगभग मानो ये रॉड होती है 30 सेंटीमीटर इतनी लंबी और 2 मिलीमीटर डायामीटर। जो इसका डायामीटर होगा वो 2 मिलीमीटर होता है और इसकी ये लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर लगभग इतनी। इस पर जो कोटिंग चढ़ी रहती है वो जिरकोनियम या हाफनियम, इनके ऑक्साइड्स की लेयर इन पर चढ़ी रहती है, और फिर इसको हम 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। जब इसको ग्लोअर को हम जिन पर की रेयर अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स की कोटिंग है इसको हम 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करते हैं, तो इसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो आईआर रीजन की होती है। तो आईआर में ये कैसा काम करता है, रेडिएंट सोर्स का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सैंपल सेल। ये सैंपल सेल किसकी बनी होती है, ये बनी होती है एल्कली मेटल हैलाइड्स। एल्कली मेटल हैलाइड्स की बनी होती है। पहले ये सोडियम क्लोराइड की बनी होती थी, आजकल केबीआर या फिर सीजियम आयोडाइड की सेल काम में लेते हैं। यदि लिक्विड सब्सटेंस है तो केबीआर के साथ मिलकर उसका हम क्या बना लेते हैं, एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, और या फिर सीजियम आयोडाइड की पैलेट्स में या सीजियम आयोडाइड की प्लेट्स में इसको रख लेते हैं सैंपल को। ठीक है, तो या तो केबीआर के मिलाकर फिर न्यूजॉल ब्यूल के साथ मिलाकर इसका बना लेंगे, और या फिर हम क्या करते हैं सीजियम आयोडाइड की हम सैंपल सेल काम में लेते हैं, या सीधे हम कहें कि हम एल्कली मेटल हैलाइड्स के सैंपल सेल काम में लेते हैं। सवाल ये आता है कि इसके क्यों काम में लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्लास के हम सैंपल सेल क्यों नहीं काम में लेते, कांच के क्यों नहीं काम में लेते। इसलिए नहीं लेते क्योंकि कांच खुद आईआर रीजन की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। क्या उत्तर लिखोगे आप, उसमें पूछेगा कांच के, जैसे जब हम विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी लेते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें तो हम कांच की बनी हुई टेस्ट ट्यूब या ग्लास टेस्ट ट्यूब काम में ले लेते हैं। तो आईआर में क्यों नहीं लेते, क्योंकि ग्लास आईआर रीजन की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, इसलिए हम आईआर रीजन के लिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम ग्लास के सैंपल सेल काम में नहीं लेते, बल्कि एल्कली मेटल हैलाइड्स के लेते हैं, और एल्कली मेटल हैलाइड्स आईआर रीजन की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको कि जिस भी सॉल्वेंट बोलेंगे, अब सॉल्वेंट के नाम पर यहाँ वाटर नहीं लेते, क्या लेंगे हम, सॉल्वेंट के नाम पर हम वाटर नहीं लेंगे। वाटर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वाटर खुद आईआर रीजन में 2 एब्जॉर्प्शन बैंड देता है, 3710 और 1670। ये 2 रीजन
3710 सेंटीमीटर इनवर्स और 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पर वाटर खुद 2 एब्जॉर्प्शन बैंड देता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कई बार कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जल को विलायक के रूप में काम में क्यों नहीं लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि जल स्वयं 2 एब्जॉर्प्शन बैंड, एक 3710 और एक 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पर देता है, इसलिए जल IR रीजन के लिए या वाटर IR रीजन के लिए सूटेबल सॉल्वेंट नहीं है। हमें ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जो IR रीजन में एब्जॉर्प्शन बैंड ना दे, जिसको मैंने कहा हम यूजुअल काम में ले सकते हैं, वो एब्जॉर्प्शन बैंड IR रीजन में नहीं देता है। तो सैंपल सेल में इस प्रकार से हम सॉल्वेंट बनाकर और सब्सटेंस का हम सॉल्वेंट बनाकर जिसका कि हमें IR स्पेक्ट्रम लेना है वो हम डाल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये पहला होगा रेडिएंट सोर्स, दूसरा सैंपल सेल और तीसरा है मोनोक्रोमीटर। मोनोक्रोमीटर जिसको एक वर्णी कहते हैं। आपको याद हो तो मैंने कहा था मोनोक्रोमीटर के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक जिसको हम कहते हैं स्कैनिंग और दूसरा जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, क्रमवीक्षण और तुल्यकालन। मोनोक्रोमीटर जैसा पहले भी कहा था कि मोनोक्रोमीटर उसी पदार्थ का बना होता है जिस पदार्थ का सैंपल सेल बना होता है। क्योंकि यहाँ पर IR में सैंपल सेल एल्कली मेटल हैलाइड्स का बना हुआ है, इसलिए मोनोक्रोमीटर भी एल्कली मेटल हैलाइड्स का बना हुआ होगा। और आपको मालूम है ये मोनोक्रोमीटर क्या होता है, ये कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग प्रिज्म अथवा ग्रेटिंग होती है, लगातार घूमती हुई प्रिज्म अथवा ग्रेटिंग होती है, जिसके 2 काम है, एक तो स्कैनिंग करना, एक एक करके उनको आगे रेडिएशंस को भेजना, और दूसरा सिंक्रोनाइजेशन कि जिस स्पीड से सैंपल सेल से और रेडिएशंस मोनोक्रोमीटर में आ रही हैं उसी स्पीड से मोनोक्रोमीटर से कहाँ भेज देता है, ये डिटेक्टर में या संसूचक में भेज देता है। चौथा जो इसका पार्ट है वो है डिटेक्टर या जो संसूचक कहते हैं। आपको याद होता हमने कहा था कि ये 2 तरह के होते हैं, एक फोटो डिटेक्टर है, एक थर्मल डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर क्या करता है, रेडिएशंस के फोटो इफेक्ट की स्टडी करता है, और जो थर्मल डिटेक्टर है वो रेडिएशंस के थर्मल इफेक्ट की स्टडी करता है। और सबसे लास्ट में आएगा रिकॉर्डर, और रिकॉर्डर में हमें मालूम है कि परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्बेंस और वेव नंबर के बीच में हमें स्पेक्ट्रम मिल जाता है। परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्बेंस के प्रतिशत अवशोषणांक या परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस, प्रतिशत पारगम्यता, ये तो वाई एक्सिस पर आएंगे, और एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, वेव नंबर की तरंग संख्या और प्रतिशत अवशोषणांक अथवा प्रतिशत पारगम्यता के बीच में हमें स्पेक्ट्रम मिल जाता है। और स्पेक्ट्रम में जो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं उनका एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस के आधार पर फिर हम उस कंपाउंड का हम ये पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ पर मिलेगा, किस रीजन में वो आएगा, और उससे हम उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, हमने सीखा कि IR स्पेक्ट्रम कहाँ मिलते हैं, IR स्पेक्ट्रम किस कारण से मिलते हैं, और उसके साथ में हमने सीखा इसके डायग्राम के बारे में। धन्यवाद।